मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी एंड इट्स प्रोपोनेंट। तो इनके प्रोपोनेंट कौन थे? ये सारे थे। हमको बस इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का मतलब ये था कि अंग्रेज कहते थे कि हम आए थे भारत में भारत को सभ्य करने के लिए। तो ये प्रोपोनेंट्स थे जो कि कहते थे कि भाई ये सभ्य करने नहीं आए हैं, ये इंडिया को लूटने आए हैं। ठीक है। तो दादा भाई नरोजी 1867 में इन अ स्पीच आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश was siphoning off India's wealth, which amounted to about 25% of country's revenue, which he added, which was added to resources of England. In his book, Poverty and Un-British Rule in India remains significant milestone in formulation of nationalist political economy. ठीक है। तो इसीलिए दादा भाई नरोजी जो हैं इनको इतना रेवर किया जाता है क्योंकि ये ऐसे एक पहले यजमान थे जिन्होंने कहा कि भारत की जो ड्रेन वेल्थ है उसको ये ड्रेन कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी इन्होंने दी थी और इन्होंने कहा कि 25% ऑफ कंट्रीज रेवेन्यू, ठीक है, ये लेके जा रहे थे और इंग्लैंड के रिसोर्सेज में जा रहा था। ऐसे ही एम जी रानाडे जी थे। इन्होंने ऐसे लिखा था एसे ऑन इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स showing the drain of wealth. He declared that more than one third of national income was taken away by the government in one form or the another. ठीक है। तो दादा भाई नरोजी ने कितना कहा? 25%। इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एम जी रानाडे जी के ऐसे थे, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, और उसमें इन्होंने लिखा कि 33% तो यही लोग लेके जा रहे हैं। और फिर इसके बाद आर सी दत्त है, इन्होंने लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने लिखा कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो था नेशन का ब्रिटिशर्स के अंडर सिंस द पलासे, वन हाफ ऑफ इंडियाज नेट रेवेन्यू फ्लोज आउट ऑफ इंडिया ईच ईयर अकॉर्डिंग टू आर सी दत्त। इंडिया जितना भी रेवेन्यू कमाती है उसका 50% जो है ये ले जाते हैं। एंड ऐसे ही विलियम डिग्बी थी, विलियम डिग्बाई कह लो या डिग्बी कह लो या डिग्बे कह लो, इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन एनुअल ड्रेन वॉज 30 मिलियन यूरो। ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए, किताबों में जो जनरल किताबें हैं उनमें एक ही नाम है दादा भाई नरोजी। हमको कितने पता है? हमको चार पता है। दादा भाई नरोजी, फिर उसके बाद आर सी दत्त, उसके बाद एम जी रानडे, एम जी आर कह लेते हैं इनको, और विलियम डिगबाय। हमको इतने सारे नाम पता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के। कहीं पे भी आएगा ना अंग्रेज़ों का एक्सप्लॉइटेशन के बारे में तो लिख देंगे दादा भाई नरोजे 25%, एम जी रानडे 33, रेवेन्यू का 50% बाय आर सी दत्त, और विलियम डिगबाय ने नंबर दिया 30 मिलियन। ठीक है, 30 मिलियन की ड्रेनेज थी, मतलब इंडिया से इतना लेके जाते थे ये। तो हुआ क्या? इम्पैक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या थे? तो इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो सब ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए हो रही है। एग्रीकल्चर को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फेमाइंस एंड पॉवर्टी इंडिया में देखने को मिली। एंड इंडियन एजुकेशन एंड हेल्थ को इन लोगों ने नेग्लेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है होम चार्जेस। अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज रेवेन्यू वेंट टू ब्रिटेन एज होम चार्जेस, कवरिंग ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, पेंशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न। फॉर इंस्टेंस, इंडियन टैक्स पेयर्स फंडेड सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो होम चार्जेस क्या होते थे? ये वो चार्जेस ब्रिटिश कहते थे हम ले रहे हैं, जो कि हमें इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए लग रहे हैं। ठीक है भाई। इन्होंने ना ही पब्लिक का ध्यान रखा, ना ही एजुकेशन का, ना ही हेल्थ का, और ना ही इंडिया के अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन हो पाए, और इंडिया की उल्टी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी। और इसकी वजह से भारत का क्या हुआ? भारत का एग्रीकल्चर में मतलब इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन से रूरलाइजेशन हुआ, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ गए। हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी अपील द जनरल मासेस। एक इकोनॉमिक अवेकनिंग हुई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म आई, एंटी इंपीरियलिस्ट फीलिंग आई, एंड एक्सपोजर ऑफ रियलिटी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। चलिए, बहुत ही सेम ही चीज़ लिखी है ना। इकोनॉमिक अवेकनिंग हुई तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, एंटी इंपीरियल फीलिंग आई तो एक्सपोजर ऑफ ब्रिटिश रियलिटी हुआ, है ना। वही सेम चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू पॉलिसीज एंड इंडियन एग्रीकल्चर इन एंड ब्रिटिश रूल के बारे में। तो क्या अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स चलते थे पहले, तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम द कॉलोनी बिकेम द मेन गोल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर अवॉर्डेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंपल था भाई, पैसे पैसे पैसे, लैंड लैंड लैंड, टेरिटरी एंड पैसा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं TM या MT। ठीक है, कि मनी एंड टेरिटरी, इन दोनों पे इनका फोकस था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग लैंड रेवेन्यू स्ट्रेटजीज लेकर आई, जैसे कि पहला था इजरेदारी सिस्टम 1773। तो इजरेदार में क्या होता था, मान लीजिए कि एक फार्म है, उस फार्म में जो सबसे हाईएस्ट बिड देगा उसकी, उसको वो दे दिया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू आर्बिट्रली हाई रेवेन्यू डिमांड्स द सिस्टम वाज अ कंप्लीट डिजास्टर एंड डिस्ट्रॉयड द ग्रोअर्स, क्योंकि वो ज़्यादा लैंड लैंड में इतनी ज़्यादा बिड कर ले रहे थे जितना लैंड से प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया। परमानेंट सेटलमेंट के लिए किसको शाबाशी दी जाती है, कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने क्या करा, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लेकर आए। ज़मींदार जो थे वो प्रोपराइटर या फिर ओनर ऑफ लैंड हुए। ज़मींदार लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, और जो 10/11 ऑफ द रेंट है, राइट फ्रॉम द पेजेंट्री, ओनली 1/11 वुड गो टू ज़मींदार देमसेल्व्स, एंड द स्टेट जो है वो 10/11 ऑफ द रेंट लेगी, और द अमाउंट्स दे वर रिक्वायर्ड टू पे एज अ लैंड रेवेन्यू वॉज मेड परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है कि ज़मींदार परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट क्या है, ज़मींदार उसका परमानेंट ओनर है, और जो भी वो रेंट कलेक्ट करेगा उसका 10/11 जो है वो सरकार का, एंड 1/11 जो है वो किसका होगा, वो होगा ज़मींदार का। अब आप कब कहोगे कि ज़मींदार को मिलेगा क्या, भाई रेंट के अलावा जो प्रॉफिट होगा वो किसकी जेब में जाएगा, ज़मींदार की जेब में जाएगा ना, बिकॉज ही इज़ द ओनर। समझ रहे हो, तो 10/11 ऑफ द रेंट विल गो टू द ज़मींदार। तो ये कहाँ कहाँ पे लगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का जो पूरा ईस्टर्न इंडिया है ना, ईस्ट इंडिया, वहाँ पर, और यूपी, ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में ये ज़्यादा फेमस था। आगे देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हुई, एंड राइज ऑफ लॉयल क्लास। जो ज़मींदार थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे, क्योंकि परमानेंट रेंट जा रहा है ना, तो जब परमानेंटली रेंट जा रहा है तो दोस्ती यारी नहीं होने लगेगी। चलिए, ड्रॉबैक्स देखो, इम्पोवरिशमेंट हो गई, क्यों, क्योंकि जो टेनेंट थे, कल्टीवेटर थे भाई, उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा का सारा जो रेवेन्यू का बर्डन था इनके ऊपर। सनसेट क्लॉज देख लेते हैं। इट ऑल्सो कॉज द ग्रेट डिफिकल्टी फॉर जमींदार, मैनी ऑफ whom वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू ऑन द टाइम एंड लॉस देयर लैंड एज द अंडर सनसेट क्लॉज। तो ज़मींदार का सिंपल था, लैंड तब तक आपका है जब तक आप रेंट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्शन, उस ज़मीन की ऑक्शन हो जाएगी। Collapse of Zamindar House, large number of traditional zamindars houses were collapsed. Sub infeudation हो गई, मतलब the system also encouraged sub infeudation, many layers of intermediaries between zamindar and the cultivator, adding to the woes of peasantry. अब जमींदार को ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा, लेकिन ज़मींदार को रेंट देना है, तो ज़मींदार क्या करेगा, उसको टेनेंट को दे देगा। टेनेंट क्या करेगा, इसको अलग अलग किसानों को दे देगा। तो अब क्या हो रहा है, टेनेंट रेवेन्यू ले रहा है, अपना शेयर रख के ज़मींदार को देगा, ज़मींदार अपना शेयर रख के सरकार को देगा। इसको कहते हैं सब इन्फ्यूडेशन। इसके बाद रैयतवारी सिस्टम था। ये रैयतवारी सिस्टम आया कहाँ पे, ये मद्रास और बम्बई में, साउथ इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो लैंड था, लैंड के असली हकदार पहले ज़मींदार थे, अब वो पेजेंट था। जो पेजेंट था वो सीधा सीधा लैंड का हकदार था, और यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू अब सीधा कैसे हो रहा है, स्टेट और फिर पेजेंट, है ना, तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, तो रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और ड्रॉबैक्स क्या थे, असेसमेंट वर फॉल्टी, पेजेंट्स वर ओवरबर्डन बाय टैक्सेस, अनेबल टू पे टैक्सेस, पेजेंट्स गो टू मनी लेंडर्स हु एक्सप्लॉइटेड देम। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमने ज़मींदार को देके देख लिया दिक्कत है, फिर उसके बाद सीधा पेजेंट को देके देख लिया दिक्कत है, अब हम विलेज लेवल पे कोई खेल करते हैं। तो ये लोग क्या लेकर आए, महालवारी सिस्टम। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट्स मैकेंजी, और यहाँ पे ये विलेज, मतलब मेड, द स्टेट मेड सेटलमेंट्स विद आइदर विलेज कम्युनिटी और इन सम केसेस ट्रेडिशनल तालुकदार। सम रिकॉग्निशन वाज गिवन टू द कलेक्टिव प्रोप्राइटरी राइट। रीजन्स कौन से थे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, एडवांटेजेस, एक स्टेबल इनकम आई, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय कल्टीवेटर्स, एंड फार्मर्स वर बाउंड टू पे टैक्स इवन इन ड्राउट। और यही था, वहाँ पर यही शायद सिस्टम लगा हुआ था गुजरात में, जब खेड़ा का सत्याग्रह होता है ना, तब। इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है, लैक ऑफ इनोवेशन हुआ, पुअर कंडीशन ऑफ पेजेंट, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म,
rise of money lending class and landlords, rise of landlords and जमींदार, territorial expansion। ठीक है। तो greed for income from land revenue also led company to pursue aggressive policy of territorial expansion in India। बढ़िया। तो अब हमने क्या देखा, लैंड रेवेन्यू से क्या होगा, लैंड रेवेन्यू से दिक्कतें क्या आई। पहली चीज़ ये आई कि एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस बढ़ने लगा। फिर इसी के साथ मनी लेंडिंग क्लास का राइज होता है। लैंडलॉर्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, कि लैंडलॉर्ड है ही नहीं, लैंडलॉर्ड अपना ज़मीन पे ठेके पे दे के सिटी में जाके रह रहा है। ठीक है। फिर कैपिटल ऑग्यूमेंटेशन कम हुई और इसी के साथ साथ जो पेजेंट्री है उसके ऊपर पूरा बर्डन आया। ठीक है। फिर उसके बाद जो टेनेंट्स थे वो फेस्ड फ्रीक्वेंट एविक्शंस, तो उनको उनको भी कुछ वो मिल नहीं रहा था, और इसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, जो पेजेंट्स थे वो एकदम इतने डिप्रेस हो गए कि इवन इंडिपेंडेंट इंडिया आज भी हम उनसे टैक्स नहीं ले पा रहे एग्रीकल्चर सेक्टर से, है ना। आज भी वो उसी स्ट्रेस की वजह से आज भी उससे रिकवर नहीं हो पाया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन। Commercialization of Indian agriculture started post 1813 when industrial revolution in England green paced. In 1860, commercial agriculture started to gain prominence, coinciding with industrial revolution. The crops on which company concentrated were indigo, cotton, raw silk, opium, pepper, and in 19th century also tea and sugar। अब बात आता है कि भाई कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर जो है, राइट, एग्रीकल्चर विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट। और उसके लिए जैसे पहले होता था कि मान लीजिए आपने उगाए चावल, तो आपने चावल बेच दिए, दाल घर ले गए, और आपने गाय के दूध से दही बना लिया ऐसे करके, और मसाले खरीद लिए वो क्या कहते हैं दूध बेच के। तो ऐसे चलता सिस्टम, इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया कि आप मार्केट में बेचोगे आपको पैसा मिलेगा, और उस पैसे से आपको जो खरीदना है वो खरीदो। तो फैक्टर्स लीडिंग टू कमर्शियलाइजेशन, ब्रिटिश पैरामाउंसी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, कल्चरल इरोजन, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट्स। तो मेन रीज़न ये है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि कमर्शियलाइजेशन क्यों किया। ब्रिटिश को क्या चाहिए था, लैंड रेवेन्यू, और क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। कोई भी पूछे कमर्शियलाइजेशन क्यों हुआ तो यही लिखना है, लैंड रेवेन्यू, रॉ मटेरियल। ठीक है। और इसी के साथ साथ ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम कह लेंगे कि एक मॉनेटरी इकोनॉमी भी खड़ी करनी थी इंडिया के अंदर, एक मार्केट खड़ा करना था ना मॉनेटरी इकोनॉमी का। चलिए आगे चलते हैं, वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखा है ना, फेमाइन हुए थे, इम्पोवरिशमेंट हो गई, मनी लेंडर आ गए, है ना, यही सेम चीज़ तो हमने यहाँ पे भी पढ़ी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मनी लेंडर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर स्टैगनेंट हो गया, पुअर कंडीशन ऑफ पेजेंट, है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। चलिए यहाँ पे लिखा है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रूरलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये शायद ऊपर से शुरू हो रहा है। इंडिया बिकेम रॉ मटेरियल सप्लायर, रूरल पॉवर्टी इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया, वर्क फोर्स शिफ्टेड टू एग्री, अच्छा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, होपफुली ये स्टार्ट हो रहा है। ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड द मार्केट, इट लेड टू इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनका डिक्लाइन हो गया। फिर उसके बाद आर्टिजन्स ने अपनी लाइवलीहुड छोड़ दी। फिर उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट, तो वर्क फोर्स शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया, रूरल पॉवर्टी बढ़ गई, और इंडिया बिकेम द रॉ मटेरियल सप्लायर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हिस्टोरियंस व्यू, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फोर्स द नेटिव्स टू बाय डियर एंड सेल चीप। Enormous fortunes were thus rapidly accumulated at Calcutta, with 30 million of human beings, with while 30 millions of human beings were reduced to extremity of wretchedness. They had never under they had never had to live under tyranny like this. Macaulay। चलिए आगे देखते हैं, खुद ही बता रहे हैं कि हम कितने ज़्यादा क्रूर शासक थे, कितने क्रूअल थे हम, और ये कहते थे कि हम इंडियंस को सुधारने आए हैं, इनको तो हमने सुधार के भेजा है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनरी इंडस्ट्री एंड क्रिपलिंग रूरल इकोनॉमी।
तो फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन क्या था? यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट कल्चर था, मतलब जिसको हम कह लेंगे कि पेट्रोनेज का डिक्लाइन हो गया। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडियंस। इसका मतलब क्या होगा? द न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडियन bourgeois नॉट ओनली डिस्पाइज लोकल इंडस्ट्रीज गुड्स बट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इमिटेट एवरीथिंग यूरोपियन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही बढ़िया शब्द है। एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडियंस हो गया, तो वो जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्टिसनरी थी उसको वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हम भी कहाँ करते हैं, हम भी एंग्लिसाइज्ड ही तो हैं, और क्या है। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कंपटीशन फ्रॉम मशीन गुड्स जो कि फैक्ट्री में बन रही हैं। ठीक है, वन वे ट्रेड पॉलिसी थी, प्रेफरेंशियल ट्रेड जो हम बार बार मैं बोल ही रहा हूँ, है ना। प्रोहिबिशन एंड ऑफ यूज एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स, तो ब्रिटिश रूल इफेक्टिवली किल्ड द हैंडीक्राफ्ट विच यूज टू प्रोड्यूस आर्म्स वेपन्स एंड शील्ड्स बाय एक्टिव प्रोहिबिशन ऑफ देयर यूज एंड पोजेशन। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कह रहे हैं इंप्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रेलवे मेड इंडियन हिंटरलैंड एक्सेसिबल फॉर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल। ये तो इतना नहीं, बट वो जो ऊपर लिखे हैं ना, ये तीन तो पक्का, ये चार तो पक्का है कि पेट्रोनेज चली गई, एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडियंस हो गया, फिर उसके बाद मशीन मेड गुड्स आ गए जो कि ज़्यादा अच्छे भी दिखते थे और ज़्यादा चीप भी थे, वन वे ट्रेड पॉलिसी थी। इसके बाद रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, उसका क्या रोल था? तो मशीन मेड गुड्स आए, कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी थी, भारत की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉस्ट पेट्रनेज, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड नॉट अ सोल फैक्टर। मतलब जो ऊपर लिखा है वही तो नीचे लिखा है, और क्या लिखा है। While industrial revolution was the major factor, the decline was driven by colonial administrative and economic decisions, making it broader systematic issue। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि colonial administrative policies, industrial revolution एंड जो उनके इकोनॉमिक डिसीजंस थे, तीनों की प्यारी सी कॉकटेल थी जिसकी वजह से इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यहाँ पे लिखा है कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड द सब्सिक्वेंट क्रिपलिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक रूरलाइजेशन। देयर वॉज देयर वर नो लोकल एंटरप्राइज डेवलप टू रिप्लेस ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। दिस एडेड द इकोनॉमिक रूरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, रूरल प्रॉपर्टी इंटरमीडिएटरीज आए, डेस्टिट्यूशन ऑफ ट्राइबल एंड स्मॉल पेशेंट्स, डिक्लाइन ऑफ वीकली हार्ट्स। कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं है, यू कैन सेफली इग्नोर इट। चलिए आगे देखते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि इफ़ देर आर नो फैक्ट्स डोंट बॉदर, बिकॉज जो ये सारी ऐसी फिलोसॉफिकल बातें हैं ना, तुम इनसे 4 गुना ज़्यादा अच्छी लिख लोगे एग्जामिनेशन में। हमें फैक्ट चाहिए। अगर यहाँ पे लिखते ना कि एक्स वाई जेड हुआ, यहाँ पे हुआ, तो भी हम मानते। अब देखते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे हुई। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इट वॉज द ब्रिटिश इंट्रूडर्स who broke up the Indian handloom and destroyed the spinning wheel. Indian England began England began by driving Indian cotton from the driving the Indian cotton from the European market. It then introduced the twist into Hindustan and in the end inundated the very mother country of cotton with cotton. The decay of Dhaka, Surat, Murshidabad and many other flourishing towns bear the testimony to deindustrialization of India. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। द डीके ऑफ ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मैनी अदर फ्लरिशिंग टाउन्स bears the testimony to deindustrialization of India. द मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब भारत की इंडस्ट्री को तोड़ो और भारत के एग्रीकल्चर के साथ उनको जोड़ो। पहला था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर को पुश देना पड़ेगा। फैसिलिटेटिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, तो उसके लिए क्या होगा? इंडिया को एक मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना था। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? हर रॉ मटेरियल उस समय एग्रीकल्चर से तो आ रहा था, तो इसलिए लोगों को एग्रीकल्चर में फेंका। मार्केट ऑफ फॉर ब्रिटिश गुड्स, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री वॉज डायरेक्टली कम्पीटिंग विद ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो जब ब्रिटिश इंडस्ट्री को प्रेफरेंस मिली तो इंडियन इंडस्ट्री का फॉल हो गया, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडस्ट्री उस समय का चाइना चाइना था। इवेंट्स लीडिंग टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखा है कि कैलिको एक्ट था। इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था जिसने कि कहा कि चीप एंड मशीन मेड इम्पोर्ट्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट। ठीक है,
तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से दो चीज़ें हुई। इनको दो चीज़ें मिली, एक था मार्केट और एक था मिशनरी। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लिखना है तो उसमें ये लिखना है कि टू थिंग्स विच चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिड वाज ओपन द इंडियन मार्केट एंड ओपन द इंडियन मासेस फॉर मिशनरी वर्क। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन हुआ क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट्स थे वर वर्चुअली क्लोज टू इंडियन इंडियन एक्सपोर्ट्स। और क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क्स एस्टैब्लिश इन 1855 फैसिलिटेटेड एक्सेसिबिलिटी टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो आप इसमें कुछ भी लिखो, आपको ना इसके अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लिखना है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन खुल कब हुआ, मार्केट और मिशनरी वर्क्स के लिए इंडिया को किसने खोला, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, बुचानन डी एच बुचानन, देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं द आर्मर ऑफ आइसोलेटेड सेल्फ सफिशिएंट विलेज was pierced by steel rail and its life blood ebbed away। ठीक है, एंड इट्स लाइफ ब्लड एब्ड अवे। तो ये कह रहे हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थी उनको पियर्स कर दिया बाय द स्टील रेल, की मतलब वहाँ तक पहुँचे। तो ऑफ कोर्स जब स्टील रेल पे कोई सामान आ रहा है तो उन फार्मर्स, वो जो विलेजर्स हैं उनको वो सामान चाहिए तो वो उस पर डिपेंडेंट हो गए। तो वैसे एंड इट्स लाइफ ब्लड वॉज एब्ड अवे। ठीक है, रीजंस फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखा है, एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडियंस, है ना, टैरिफ पॉलिसी ऐसी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वही लिखा है। अब आप कहोगे ये बार बार क्यों लिख रहे हैं भाई, दे आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द हेडिंग, तो इसीलिए वो एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं। आप और देखोगे, ये देखो, इम्पैक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन, पेजेंटी पेजेंटिसेशन, है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ विलेज इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स। ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे वर्ड मिल गए ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरलाइजेशन एंड क्या हो गया, पेजेंटिसेशन हो गया। ठीक है, कि लोग जो हैं वो किसान बनने लग गए। रूरलाइजेशन, लोग सिटी छोड़ के गाँव में रहने लग गए। डी अर्बनाइजेशन का मतलब वही होता है, रूरलाइजेशन हो रही है। फिर इसी के साथ साथ पेट्रियाटिक सेंटीमेंट आने लगे लोगों में, कि लोग कह रहे थे भाई इन लोगों ने तो हमसे हमारी रोजी रोटी छीन ली। वही है ना कि मतलब धर्म और रोजी रोटी, धर्म और रोटी, ये दो चीज़ें इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, द फेलियर ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स टू रिप्लेस स्पेसिफिक वराइटीज ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द एब्सेंस ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एट द विलेज लेवल इन मेनी एरियाज। कुछ नहीं लिखा है, फालतू की चीज़ें लिखी हैं। इट डज नॉट इवन, यू डोंट हैव टू रीड इट। आगे चलते हैं। द सडन स्पर्ट ऑफ फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। बिल्कुल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि फेमाइन्स क्यों आए थे। जैसे होता है ना व्हाट वाई, तो बस भाई आप ना वाई समझ लो, बाकी सब आप छोड़ दो। पहला क्या था, नेग्लेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय पुअर रेनफॉल सिंस देयर वॉज नो इरीगेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो इन लोगों ने लैंड तो बढ़ा दिया लेकिन इन लोगों ने क्या नहीं किया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नेगलेक्ट करा। नंबर वन, एक्सपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स, और ये फूड ग्रेन्स कहाँ पे कर रहे थे एक्सपोर्ट भाई, टू नेटिव कंट्री इन इंग्लैंड एल्सवेयर डिस्पाइट शॉर्टेजेस इन इंडिया। ठीक है, फीडिंग दी आर्मी, तो ये जब अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे तो इनकी जो आर्मी थी वो फाइटिंग वॉर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए ग्रेन्स इंडिया से भेज रहे थे। पॉवर्टी, ठीक है, फेमाइंस व द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो। इन लोगों ने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया। शिफ्टिंग द एग्रीकल्चर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स, तो भाई अब कैश क्रॉप आप कितना ही खा लोगे, है ना। तो ये भी एक रीज़न था कि ये लोग कैश क्रॉप लगा रहे थे। कैश क्रॉप खाई थोड़ी जाती है, जैसे इंडिगो खा कैसे खा लेंगे। पहले हम ग्रेन्स लगाते थे, इन लोगों ने आके कैश क्रॉप लगवानी शुरू कर दी। तो वो भी एक रीज़न बना। ठीक है, कि मतलब एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, हाँ ना यार, कि इन लोगों ने फूड ग्रेन्स से एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया था कैश क्रॉप पे विद इंसेंटिव्स। चेंजेस इन द कॉस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड ऑल्सो रिजल्टेड इन फूड स्कैरसिटी। ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई इससे पूछेगा कि भाई आपको इसमें क्या बढ़िया लगा, तो मैं कहूँगा भाई एक तो ये वाला, कि मतलब इन लोगों ने इंडिया की जो कैश क्रॉप वाला था, कि फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप पर आ गए। फिर इसके बाद आर्मी को फीड करना था, ग्रेन्स की एक्सपोर्ट हो रही थी,
एग्रीकल्चर में इन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा और एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया बस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ, तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन हुई बोल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, है ना, देख रहे हो बहुत ही फार फेच्ड वो हैं। फिर उसके बाद लिखा है क्लोथ फेमाइन, ब्रिटिश आर्मी कंज्यूम नियरली ऑल द टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया रिजल्टिंग इन स्कैरसिटी ऑफ क्लीन क्लोथिंग और एनी क्लोथिंग एट ऑल। Homeless women and children, men began selling of their land as a result of famine in order to advance and join the army. In their quest for relief, they continued moving from one location to another. Ladies and their kids were left homeless as a result. Unhygienic conditions and outbreak of infection. बढ़िया, ठीक है। तो मैं इम्पैक्ट ऑफ फेमाइन में क्या लिखता? इम्पैक्ट ऑफ फेमाइन में ये लिखता कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर इम्पैक्ट हुआ, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, फिर इसके बाद लूट, फिर उसके बाद विमेन एंड चिल्ड्रन की डेस्टिट्यूशन, एपिडेमिक्स, ठीक है। मैं कुछ ऐसा लिखता, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उससे क्या हुआ? तो यहाँ पे वो मॉडर्न मीन्स दिए, रेलवेज हैं, तो इससे क्या हुआ? इससे ये कह रहे हैं कि इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और विलेज तक मतलब हिंटरलैंड तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये कह रहे हैं रेलवे से दो चीज़ें हुई, पहला था कि इम्पीरियल कंट्रोल फर्दर हुआ एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फर्दर हुई। रोड से क्या हुआ? तो बेसिकली आर्मी को इजीली मोबिलाइज कर सकते थे, रॉ मटेरियल लेके आ सकते थे, राइट, और बेसिकली एक नया नए 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 मार्केट्स मिले ब्रिटेन को इन द इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस। पोर्ट से क्या होगा भाई? रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट एंड फिनिश गुड की इंपोर्ट। पोस्टल से क्या होगा? डिस्पाइट डिस्पाइट सर्विंग एज अ यूजफुल एज अ डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस इट रिमेन्ड इनएडिक्वेट। इनलैंड वाटरवेज थे, तो उस समय पे एट टाइम्स इट प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कनाल ऑन उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे, तो वो मिलिट्री के लिए काम में आता था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एंड एफिशिएंसी के लिए। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में कुछ शायद मॉर्स कोड का इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। सोचो आप बंगाल से दिल्ली बात, पहले तार भेजते थे तो 4 5 6 दिन में आती थी, अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिग्नल से क्या कहते हैं, हार्डली लाइक इन सेकेंड्स आप वहाँ पे सिग्नल भेज सकते हो, ठीक है। बिजली है ना, बिजली की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर ऐसा है ना, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड, तो क्या ही है मतलब दिल्ली और कलकत्ता उसके लिए। चलिए, हाउ डेवलपमेंट, जैसे जो आज हमारी कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप, इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ओनली। मतलब मोर वेरी वेरी फार अहेड, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन ही तो है और क्या है। हाउ डेवलपमेंट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्ड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, रेलवे फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। और आप इसमें एग्जांपल लिखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स। स्ट्रेंथनिंग यूनिटी, जैसे कि गांधी जी जो भी थे, है ना, गांधी जी ट्रेन से चंपारण पहुंचे थे। connected national leaders, for example, all educated nationalists from various regions of the subcontinent were able to communicate with one another through improved communication infrastructure। लेटर लिखते थे, गांधी जी भी तो लेटर लिखते थे ना, कितने सारे गांधी जी के लेटर्स अभी भी रखे हुए हैं उनके आश्रम में। Exposure of real nature of British rule. With improved connectivity, people quickly figured out that British rule was to blame for widespread land theft and occurred throughout Indian subcontinent with no region being exempted। यहाँ पे लिखा है easy target for revolutionaries, for example anti-British sabotage trains became most symbolic as well as practical recourse, example काकोरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है। चलिए, तो ये लिख सकते हैं कि मतलब इससे क्या हुआ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से। सबसे पहली बात तो है कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद ओपिनियन फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद जो लीडर्स थे उनके लीडरशिप की मोबिलिटी हुई,
इसी के साथ-साथ क्या कहते हैं, एक नेशनल आइडेंटिटी भी बनी, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो थे वो इधर-उधर दूसरे-दूसरे प्रोविंसेस में जा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई के लिए बॉम्बे, जॉब के लिए बंगाल एंड है ना? ऐसे करके बन रहे थे। जैसे अब्दुल कलाम जी जो थे, वो बॉम्बे में पढ़े थे, है ना? फिर टेक्निकल एजुकेशन के लिए बैंगलोर, ऐसे करके। फिर इसी के साथ-साथ गुड्स की मूवमेंट हुई। जो गुड्स की मूवमेंट हुई, जैसे कि शुगर फ्रॉम पंजाब, कॉटन फ्रॉम महाराष्ट्र, सॉल्ट फ्रॉम गुजरात, तो ऐसे करके इंटरडिपेंडेंस भी आई। और जब इंटरडिपेंडेंस आई, तो इनके कॉमन इंटरेस्ट डेवलप हुए, और इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए नेशनल मूवमेंट में ये सारे के सारे एक साथ आए। ये सब कहीं लिखा नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, वी हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन। एग्जाम में ये लिख कर नहीं आएंगे, ये याद नहीं करना है इसको, बस ये बस पर्सपेक्टिव्स अपने दिमाग में रखने हैं, सो दैट व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, वी हैव दिस पर्सपेक्टिव इन आवर हेड। ठीक है, आगे चलते हैं, सोशल पॉलिसीज देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश। क्या इस पे सवाल आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, मतलब एजुकेशन के बहुत सारे, मतलब ऐसे, मतलब होता है ना कि बहुत सारी स्कीम्स एजुकेशन की आ रही हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एजुकेशन डेवलप्ड अंडर ब्रिटिश, और आज की एजुकेशन ब्रिटिश एजुकेशन से कैसे डिफरेंट है। तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बिगैन अंडर द ब्रिटिश रूल, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल गुरुकुल्स एंड मदरसास बिफोर 1935। अर्ली एफर्ट्स इंक्लूड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मदरसा इन 1781, संस्कृत कॉलेज 1791, एंड आफ्टर 1835 मैकाले मिनट्स ऑन एजुकेशन प्रमोटेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड emphasized वेस्टर्न नॉलेज. This led to founding of university in Calcutta, Bombay and Madras in 1857. अब यहाँ पे कह रहे हैं मेजर्स जो कि लिए गए बिटवीन 1764 एंड 1835। तो यहाँ पे कह रहे हैं कलकत्ता मदरसा खोला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोली, संस्कृत कॉलेज खोला। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, जिसमें कि 1 लाख रुपी वॉज एलोकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हिंदू कॉलेज इन 1817 राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर ने खोला था। ठीक है, चलिए, तो इस ये हो गया। फिर इसके बाद अब 1835 टू 1847 का लिखा हुआ है, हम वो देखेंगे। ठीक है, और फिर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, यहाँ तक ये पढ़ेंगे। बट अभी फ़िलहाल हमको क्या करना है, पहले इसके ऊपर फोकस करना है कि कलकत्ता मदरसा खुल रहा है इस 1781 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज। देख रहे हो, इन सब में क्या है, इंडियन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक इंग्लिश की इम्पोजिशन के बारे में नहीं आया है। अब इंग्लिश की इम्पोजिशन के बारे में कब बात होगी, यहाँ पे मैकाले के मिनट्स में। ठीक है, चलिए। अब अभी तक क्या चल रही थी, मैकाले के आने से पहले कंट्रोवर्सीज चल रही थी। वो क्या थी, ये पहले था ओरिएंटलिस्ट या फिर एंग्लिसिस्ट, कि मतलब इंडिया में क्या करना है। एंग्लिसिस्ट ये कहते थे कि मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो सिर्फ मॉडर्न स्टडीज़ में होनी चाहिए। ओरिएंटलिस्ट ये कहते थे कि वेस्टर्न साइंसेस लिटरेचर शुड बी टॉट, एम्फेसिस शुड बी ऑन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एंग्लिसिस्ट थे, वो कहते थे कि वह डिवाइडेड ओवर द क्वेश्चन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हम इंग्लिश को स्प्रेड करें या फिर हिंदी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें ही रहें। तो इसी की डिबेट को शांत करने के लिए मैकाले आता है। मैकाले ही सेटल द रो। उसने कहा कि the limited resources were to be devoted to teaching Western sciences literature through medium of English education alone, and opened few English schools and colleges instead of large number of elementary schools, thus neglecting mass education. डाउन, और उसने ये कहा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हो जाएगी, कि हम कुछ लोगों के पास जाएंगे, वो कुछ लोगों के पास जाएंगे, और फिर ऐसे करते करते पूरा मास जो है उसको इंग्लिश लर्निंग में हो जाएगा। तो मैकाले ने, ये जो था मैकाले का, इसने बेसिकली कहा कि हायर एजुकेशन हम इंग्लिश में करेंगे। फिर इसके बाद वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। ये कहता है, आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द मासेस। ठीक है, और इसने कहा कि अब सरकार का काम होगा एजुकेशन का। सिस्टमेटाइज द हायरार्की फ्रॉम वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेज ऑफ द बॉटम, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स एंड एन affiliated कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड affiliating यूनिवर्सिटीज इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास।
इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर स्टडीज़ एंड वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल। मेरी मम्मी का भी ऐसी था, 6 स्टैंडर्ड तक हिंदी, फिर उसके बाद कहते थे कि इंग्लिश आएगी, तो बच्चे ज़्यादातर 6 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ते थे। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन on teacher training and promote secular education, considered as magna carta of इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो आज भी यही है, एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर में दी जाती है प्राइमरी स्कूल्स में। हमको तो इंग्लिश में मिली क्योंकि हम सिटीज़ में रहते हैं, बट गांव में अभी भी ऐसा ही है कि वर्नाकुलर में इंग्लिश मतलब वर्नाकुलर में पढ़ाते हैं और फिर हायर क्लासेस में इंग्लिश में पढ़ाते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो यही तो है कि बचपन में वर्नाकुलर पढ़ा दो, फिर स्कूल में इंग्लिश, और अपनी जो जो इनकी मदर टंग है वो पढ़ा दो। चलिए, मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा देंगे, मतलब जैसे कि बचपन में वर्नाकुलर पढ़ा दी, फिर कॉलेज में आए तो इंग्लिश पढ़ा दी और उसी के साथ साथ हिंदी पढ़ा दी, ऐसे करके, है ना? कि मतलब एक इंडियन लैंग्वेज, मतलब एक वर्नाकुलर लैंग्वेज ले लिया, एक फॉरेन लैंग्वेज ले लिया, और एक एक इंडियन मतलब और हिंदी ले ली, ऐसे करके कि एक और इंडियन लैंग्वेज। चलिए, ओरी ओरिएंटलिस्ट एंड ये कंट्रोवर्सी थी, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी विल जस्ट सिंपली स्किप इट और आगे चलते हैं। हंटर कमीशन देख लेते हैं। हंटर कमीशन 1882 में आई और इसने कहा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, recommended more government schools and increased Indian involvement in education administration and improved female education। फिर उसके बाद थॉमस रेली कमीशन आती है, इसको रेली कमीशन भी कहते हैं, 1904 की, और इसने कहा कि वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटी को देखते हैं, विच हैड लेड टू इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। और इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? कर्जन से, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। तो उसने रेली कमीशन के ऊपर बेसिस पे यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, फिर उसके बाद हॉरतॉग कमीशन, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। क्या ये सब इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो। हमको बस मतलब मोटा मोटा पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है वर्धा स्कीम ऑफ एंड बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा था? ये कह रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट को मतलब वोकेशनल, कि मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग को ऐड करेंगे। टीचिंग टू बी इन हिंदी फ्रॉम क्लास 2 to 8 एंड इंग्लिश ओनली आफ्टर 8। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि 7 स्टैंडर्ड तक हिंदी चलेगी। ठीक है, तो हिंदी कब तक? 7 स्टैंडर्ड तक। इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी अराउंड स्कूल्स थ्रू सर्विस। तो ठीक है, तो सोशल सर्विस। फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूलिंग थ्रू मदर टंग एंड इट शुड बी फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, तो मतलब मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके आप जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हो, वहाँ तक आपकी वर्नाकुलर चलेगी। ठीक है, तो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन पूछेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए कि प्राइमरी से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड तक क्या होगा? वर्नाकुलर। सेकंड से लेके कब तक? 7th तक हिंदी। फिर उसके बाद 8th से लेके आगे तक इंग्लिश। ठीक है, तो ये है वर्धा प्लान, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। कहाँ पता थी? और अब आप कहोगे भाई इतनी सारी कमीशन से इनको कैसे याद करें? सब नहीं, जैसे रेली कमीशन को कर्जन से जोड़ दिया, हो गया। ठीक है, हंटर कमीशन ने फीमेल एजुकेशन की बात करी थी तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वर्किंग कंडीशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बहुत छोटा हो गया। फिर इसके बाद हम ये वाला कर सकते हैं, ये सर्जेंट प्लान या सर्जिएंट प्लान जो है ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसने कहा कि भाई टेक्निकल, कमर्शियल और आर्ट्स एजुकेशन इंडिया में इसका स्प्रेड होना चाहिए, बस। मैं बाकी देखूंगा भी नहीं। ठीक है, और रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 1913, डू आई हैव टू सी इट? हम चलेगा, मतलब इतना कोई वो नहीं, बट मेरे को जो जो पढ़ने थे वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए, है ना? अब मैं सारे नहीं पढ़ने बैठ रहा। मुझे पता है कि भाई मुझे लिखना पड़ेगा मैकाले मिनट्स के बारे में, मुझे लिखना पड़ेगा वुड्स डिस्पैच के बारे में, मुझे लिखना पड़ेगा अबाउट हंटर कमीशन जिसने कि फ़ीमेल की बात करी, मुझे लिखना पड़ेगा रेली कमीशन के बारे में जिसने कि यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेकर आया। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आया। फिर उसके बाद मैं सर्जेंट प्लान के बारे में लिख दूंगा कि जिसने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए 1944 का, बस ख़त्म।
और इसी के साथ-साथ मैं लिख दूँगा कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, है ना? वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, कि ये क्या कहती है, इसके बारे में लिख दिया, काम ही खत्म। अब लिखा है कि रीज़न फॉर स्प्रेड ऑफ इंडियन एजुकेशन बाय द ब्रिटिश, तो ये कह रहे हैं कि लो पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन उसको फिल करने के लिए, क्रिएटिंग मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड, ग्लोरीफाइंग द ब्रिटिश रूल, कि देखो हम तो यहाँ पे लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं। अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि भाई अगर इंग्लिश वाला कुछ बोलेगा तो वो एंड तक जाएगी ना बात। फिर उसी के साथ साथ पैसिफाइंग मिशनरीज, मिशनरीज प्रमोटेड अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, प्रीमियरली प्राइमरली बाय प्रोसेल्टाइजिंग, प्रीमियरली फॉर प्रोसेल्टाइजिंग पर्पसेस, धर्म परिवर्तन, वो सब चीज़ों के लिए चलेगा, है ना? तो हमको पता है कि वो उन लोगों ने क्यों किया, लो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को भरने के लिए, इंडियंस को, इंडियंस के माइंड को कॉलोनाइज करने के लिए, और वो बेसिकली ब्रिटिश आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें इसलिए, और ब्रिटिश मार्केट के लिए, कि अगर वो इंडियन बाय देवर इंडियन बाय कलर, बट वेस्टर्न इन द हेड, तो दे विल प्रेफर कि वो लोग वेस्टर्न जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा, उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना? अब ये कह रहे हैं कि असेसमेंट क्या है, तो कह रहे हैं वुमेन एजुकेशन गई, टेक्निकल एजुकेशन नेग्लेक्ट हुई, तो ये कहते हैं दे वांटेड टू मेक अ टेक्नीशियन बट नॉट अ इंजीनियर, ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद भाई बैलेंसिंग कम्युनिटी एंड स्टेट, लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस, वो तो अभी जाके हुई है ना? फिर उसके बाद क्वालिटी की बात हम कैसे बोलेंगे, तो तभी भी क्वालिटी नहीं थी। रोल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड अ डिस्टिंक्ट रोल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर विद इन द सिस्टम, अनइवन स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन था, इन नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन क्या था भाई, मिडिल क्लास का राइज होता है, फिर इसी के साथ साथ मासेस कनेक्ट होते हैं, नॉर्थ में हिंदी, साउथ में तमिल तेलुगु मलयालम, जोड़ने के लिए इंग्लिश आ गई, तो नेशनल कॉन्शियसनेस भी होती है, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कांग्रेस थी, है ना, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी उस समय पे, वो थी इंग्लिश, ठीक है। अवेकनिंग अमंग द मासेस, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग अमंग द मासेस, है ना, एंड कनेक्टिंग मासेस, ऐसे थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में, से की तो एक ही तो बात हो गई ना। और हम ये भी कहेंगे कि उसने एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी लेकर आई, बेस्ट भाई, दी बेस्ट थिंग, कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, कि वो एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी लेकर आई, कि उसने हमारे वो जो प्राइड थी ना इंडियन कल्चर में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है भाई, विमेन एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, है ना, जैसे हमें क्या पता है भाई, वो छोड़ो ना, जो वहाँ पे लिखा है, मेरे में भी तो अक्ल है ना, हमने देखा था बेथून करके एक स्कूल खुला था, पंडिता रमाबाई ने फीमेल की एंट्री इनटू, क्या कहते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस थे उसके अंदर फीमेल्स की एंट्री के लिए कैंपेन करा था, और वो मान गए थे, है ना? फिर उसके बाद हमने हंटर कमीशन देखी थी, जो कि कहता था भाई फीमेल एजुकेशन में फीमेल को भी एजुकेशन करनी चाहिए, तो वही सेम चीज़ तो यहाँ पे लिखी होगी। तो यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट में, क्रिश्चियन मिशनरी, इस्टेब्लिश सेवरल स्कूल्स इन चिंसूरा, हुगली डिस्ट्रिक्ट, दैट वर ऑल्सो सर्व्ड फॉर फीमेल एजुकेशन। इतना इतना डिटेल में थोड़ी ना जाएंगे भाई, मेंस में अगर आपको लगता है कि आप ये सब लिख लोगे, तो मतलब आप फिर कहीं नहीं जा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे उस सर में। फिर उसके बाद वुड्स डिस्पैच था, तो उसमें फोकस था विमेन एजुकेशन पे, हंटर कमीशन ने भी फीमेल एजुकेशन की बात करी थी। फिर इसी के साथ साथ इंक्रीज इन मिनिमम मैरिज एज, तो उसने बेनिफिट किया फीमेल को एजुकेशन लेने में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम तो आएगा ही, सावित्री बाई फूले का एग्जाम्पल आएगा, ब्रह्मो समाज का एग्जाम्पल आएगा, है ना? और इसी के साथ साथ हम डीएवी कॉलेज की भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी अलाउ करते थे। फिर इसके बाद थ्रू आउट, फिर उसके बाद और क्या देख सकते हैं, ज्योतिबा फूले का नाम ही आ रहा है ना, आर्य समाज का नाम यहाँ पर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बेगम्स ऑफ भोपाल, है ना, हम क्या करेंगे ना, हम को बस इतना नाम मतलब वो रखते हैं, जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल हो गई, आर्य समाज, सावित्री बाई फूले, ब्रह्मो समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हंटर कमीशन, है ना, ये सब ऐसे नाम, बेथून स्कूल, है ना, ये सारे नाम हमको याद रहेंगे। और ये बाकी सब ना, दिस इज हाउ यू हैव टू रीड दिस बुकलेट, दिस इज नॉट, यहाँ पे हम बैठ के बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बैठ के फैक्ट्स गैदर कर रहे हैं, जैसे कि लीडर्स लाइक नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड जेंडर इक्वालिटी, बूस्टिंग फीमेल्स एजुकेशन, ठीक है, बट कोई वो नहीं है ना उसमें, मतलब वी नीड, क्या कहते हैं उसको,
वी नीड फैक्ट्स, है ना? जैसे पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, इन सब का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। चलिए, ये इतने सारे मिल गए ना, इतने भी किसी को नहीं आते होंगे। मैंने तो देखी है टॉपर कॉपीज, इतना भी दिमाग में याद नहीं आता इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग। रिवीजन सुप्रीम है भाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। कंपैरिजन बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, आइकॉनिक लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफर्ड कॉन्ट्रास्टिंगली येट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल विजन शेप्ड बाय डिस्टिंक्ट फिलोसॉफिकल आउटलुक। क्या इसके अंदर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया? इन लोगों ने इसमें ये दिया है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। गांधी जी जो थे, ये नई तालीम की बात करते थे। ठीक है, नई तालीम की बात करते थे। टैगोर जी जो थे, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडल्स के कंपैरिजन की बात करते थे। कि मतलब ये कंपैरिजन किस चीज़ में भाई? एजुकेशन में। कि गांधी जी और टैगोर जी के एजुकेशन को लेके पर्सपेक्टिव कैसे थे। करिकुलम एंड पेडागोगी, तो ये कहते थे कि वर्क बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, जो कि सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो, जैसे कि मैनुअल लेबर करना, क्राफ्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो शांति निकेतन में टैगोर जी कहते थे कि वाइड रेंजिंग करिकुलम होना चाहिए, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, साइंस, ओपन एयर क्लासरूम्स होने चाहिए। गोल ऑफ एजुकेशन, गांधी जी के लिए क्या था? एक मॉरली अपराइड और सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल बनाना। टैगोर के लिए क्या था? टू नर्चर ह्यूमेन इंडिपेंडेंट ग्लोबल सिटीजन्स, जो कि हिज विजन ट्रांसेंडेड नेशनल बाउंड्रीज टू प्रमोट यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी। मेथोडोलॉजी, गांधी जी कहते थे कि एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एजुकेशन थ्रू डूइंग। टैगोर कहते थे कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेलर टू ईच चाइल्ड। ही बिलीव्ड लव ऑफ लर्निंग शुड रिप्लेस रिजिड एकेडमिक प्रेशर। गांधी जी, इम्पैक्ट और लेगेसी, नई तालीम जो है उसने रूरल स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को इंस्पायर करा। टैगोर का फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, द लास्टिंग मॉडल ऑफ लिबरल एंड कल्चरल एजुकेशन। हिज मेथड्स इंस्पायर्ड ऑल्टरनेटिव एंड ओपन स्कूलिंग ग्लोबली। बढ़िया। ठीक है, तो टैगोर जी के, है ना? तो ऐसे करके कि अब भाई, अब गांधी जी का कभी भी एजुकेशन का आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? नई तालीम। टैगोर जी का आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? शांति निकेतन। हम इसके लिए ये बुकलेट पढ़ रहे हैं, है ना? और हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। दैट इज वाई वी आर रीडिंग दिस बुकलेट, कि वी वांट दीज, आई वुड से, ये वाले जो ऐसे वर्ड्स हैं ना, ये हमको मिले, क्योंकि ये वोकैबलरी हिट करेगी जो इवैल्यूएटर होगा उसको। इसके बाद सोशल रिफॉर्म्स जो कि वेरियस वाइस रॉयज ने इनिशिएट करे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेंटिक के नीचे अबॉलिशन ऑफ सती, इन्फेंटिसाइड, फिर उसके बाद अबॉलिशन ऑफ लॉलेसनेस और अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। मतलब आप, इंसान की बलि जो ट्राइबल्स देते थे, है ना, वो ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं होगा, सती अबॉलिश की जाएगी। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, फीमेल इन्फेंटिसाइड अब अलाउड नहीं होगा। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब मान लो कोई बहुत ज़्यादा चोर है, चोरी करके पकड़ा गया, तो वो कहते थे कि इसको क्या सज़ा दें, तो इसको कहते हैं बलि दे दो माता के सामने। फिर उसके बाद 1843 में स्लेवरी अबॉलिश हो गई। फिर लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, वो भी अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। डेलाउजी ने विडो रीमैरिज एक्ट को लेकर आया, एंड ही चैम्पियन द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन। ठीक है, चलिए, वही जो सेम चीज़ ऊपर लिखी है, वही सेम चीज़ यहाँ नीचे लिखी है, आप देख सकते हो। फीमेल इन्फेंटिसाइड, अबॉलिशन ऑफ सती, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी किसके टाइम पे अबॉलिश हो रही है? एलन ब्राउ के टाइम पर। फिर उसके बाद विडो रीमैरिज, इसके लिए 1856 का एक्ट था, जो कि कौन लेकर आया? डेलहाउसी। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। डेलहाउसी कहाँ है? ये रहा, तो यहीं पर होगा, विडो रीमैरिज एक्ट। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो उसके लिए नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 का, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1901। हाँ भाई, मैं एम जी रानडे बोल रहा था ना, वो ये है भाई, पी एम मालाबारी। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस कब आया? 1891 में। नेटिव मैरिज एक्ट थी 1872 का, जहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब ये इतना कोई इफेक्टिव नहीं था, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये था कि 12 साल से कम की बच्ची को आप नहीं दे सकते, आप उसकी शादी वादी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 का, शारदा एक्ट जिसको कहते हैं, जहाँ पे ये कह दिया कि लड़की 14 साल की और लड़का 18 साल का, इनकी शादी नहीं हो सकती, मतलब इनके नीचे वालों की शादी नहीं होगी। ठीक है, चलिए,
अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ फार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ये हमने कर लिया है। यहाँ पे लिखा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ये भी हमने कर लिया। नई तालीम, शांति शांति निकेतन, विश्व भारती। अम्बेडकर और जो नेशनलिज्म में थे तो ये स्वदेशी को सपोर्ट करते थे, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे और मासेस को सपोर्ट करते थे, राइट। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये जो थे ये चाहते थे कि मासेस मोरालिटी के साथ करें। ये चाहते थे कि मासेस जो हैं, मतलब मासेस की एनर्जी को चैनलाइज करते थे, उनको मोटिवेट करने, इनको मोटिवेट करने के लिए गीता थी, इनके पास मोटिवेट करने के लिए पोयम्स थी, समथिंग लाइक दैट वी कैन राइट। फिर लिखा है सडन स्पर्ट्स ऑफ फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। तो फेमाइन में हमने देखा क्यों आए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश जो थे इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर इसी के साथ पॉवर्टी, फिर उसके उसी के साथ वेदर इवेंट्स। फिर इसी के साथ हमने देखा कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया बट एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करा। मतलब रेन नहीं हो रही तो इरीगेशन भी नहीं हो रही। फिर इसी के साथ साथ भाई वॉर एफर्ट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे आर्मी को, है ना। फिर इसी के साथ साथ और हम क्या देखते हैं, इसी के साथ साथ जो लॉजिस्टिकल इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल कमर्शियल लॉजिस्टिकल इश्यूज की, मतलब ग्रेन्स जो हैं कहीं पे उग रही हैं तो बारिश वारिश आ गई तो वहाँ तक ग्रेन्स पहुँच नहीं पा रही। इसी के साथ साथ इन्होंने कमर्शलाइज जब किया तो इन लोगों ने ग्रेन्स ग्रेन बेस्ड एग्रीकल्चर को कैश क्रॉप बेस्ड किया। तो भाई कैश क्रॉप बेस्ड किया तो आदमी खाएगा क्या, खाने को तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए, एग्जामिन हाउ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री। ये भी हमने देखा, क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। ये हमने कहाँ पे देखा था, बोलते ना पेसेंटिसाइजेशन हो गई, फिर उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, रूरलाइजेशन हो गई, वहाँ पे हमने देखा था। वही सारे जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे ड्रॉप करना है। एग्जामिन क्रिटिकली वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। अब भाई वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। तो क्या है भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी, तो वो हमने देखा था ना। पहले इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, प्लंडर, है ना, प्लंडर करने की। और फिर प्लंडर करने की थी। और क्या कहते हैं फिर प्लंडर, याद आया, सॉरी। पहली इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, मर्केंटाइलिज्म। फिर इसके बाद इनकी क्या थी, मर्केंटाइलिज्म के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम एडमिन करेंगे एंड क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन। फिर उसके बाद क्या थी, investment in infrastructure to increase the pace of economic exploitation such as railways and pace the economic exploitation and imperial control। जैसे कि रेलवेज लेकर आए, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेकर आए, है ना। और फिर लास्ट में जब इन लोगों ने ये 3 स्टेज कर लिए, अब नेक्स्ट क्या है, वो था नियो कलोनियलिज्म, आइडियाज ऑफ नियो कलोनियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे हम इनके माइंड को कॉलोनाइज करेंगे। चलिए, with this, we have finished Modern History Prahar magazine, and in the next video, I will come with another magazine.